Dear students, welcome to all of you at Easily English Solution and Easy Way of Learning। तो आज हम लोग इस वीडियो में CBSE क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, इसका जितने भी की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, उन की पॉइंट्स को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, यानी उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। इससे पहले हमने CBSE क्लास 10 हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन यूरोप का की पॉइंट्स का एक वीडियो बनाया है और अच्छी तरह से उसमें एक्सप्लेन किया गया है और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी ऐड किया गया है एक्सप्लेनेशन के टाइम में। तो आप अच्छी तरह से उस चैप्टर को यदि देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं उसके की पॉइंट्स को, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे और उसके बाद इसको देखें। और यदि आप उस वीडियो को खोजने में कोई दिक्कत है तो इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया है और आप उसमें जा कर के उस वीडियो को खोल सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसा कि उस वीडियो में हमने कवर किया है, यहाँ भी कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टर्म है बाइकाट। बाइकाट क्या है? तो एक तरह से यह एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से लोगों का एक समूह किसी भी खास विचारधारा का विरोध करता है। यह किसी खास विचारधारा का विरोध करने का या किसी प्रोडक्ट का विरोध कर रहा है, बाइकाट कर रहा है। तो यहाँ पे दिया है कि एक कंज्यूमर एक्टिविज्म है, यानी जो भी उपभोक्ता हैं उनका एक किया हुआ एक्टिविटी है जिसमें कि जो भी प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो उनको अस्वीकार करना, उनका विरोध करना। तो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ग्रुप हो जाता है और उस ग्रुप के माध्यम से बाइकाट किया जाता है। जैसे कि आपको याद होगा कि विदेशी वस्तुओं का बाइकाट किया जा रहा था, उनका बहिष्कार किया जा रहा था। कहने का मतलब है कि विदेशी शराब या विदेशी नमक जो है या विदेशी कपड़े, जिसका होली जलाए थे लोग आंदोलनों में, तो उसको बोलेंगे बाइकाट, यानी बहिष्कार, यानी उनको स्वीकार न करना। आपको याद होगा कि किस प्रकार से जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वो भी विदेशी वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, यानी खरीदना और बेचना, इस पर रोक लगा दिए थे कि हम भी नहीं खरीदेंगे, उससे बहिष्कार कर दिए थे। और लोग विदेशी कपड़ों का होली जलाए थे और महिलाएं जो है विदेशी शराब की दुकान का घेराबंदी कर ली थी। यहाँ पे आगे जो वर्ड दिया है पिकेट, पिकेट यानी पिकेटिंग टर्म आया है चैप्टर में। तो पिकेटिंग में क्या हुआ था? एक तरह से धरना प्रदर्शन के माध्यम से किसी खास प्रोडक्ट का विरोध किया गया था। जैसे शराब के दुकानों का पिकेटिंग किया गया था महिलाओं के द्वारा, यानी उसका घेराबंदी किया गया था ताकि कोई जाकर उसे खरीद ना सके। यहाँ पे देखिए बेगर जो वर्ड दिया है, बेगार, तो एक तरह से बंधुआ मजदूर, इसका तो अर्थ होता है बंधुआ मजदूर। और बेगार लोग वो होते थे जिसे गांव में से पकड़कर ब्रिटिशर्स लोगों को ले जाते थे, उन्हें बहला फुसला कर या जबरन भी कभी कभी, जो उनका काम है, जैसे माइनिंग में या प्लांटेशन में या फैक्ट्रियों में काम करने के लिए दूर दूर देशों में ले जाते थे, जैसे हांगकांग, गुयाना, फिजी, मलेशिया, मलाया। तो बहुत सारे ये जो लेबरर थे, इन्हें जो जाते थे उन्हें इंडेंचर्ड लेबरर यानी बंधुआ मजदूर कहा जाता था। और वे जो लेबरर थे कितने तो वहीं बस जाते थे, कॉलोनियल लोगों से जान छुड़ाकर दूसरे काम धंधे में लग जाते थे और उनका पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी विदेशों में बसा हुआ है। तो कुछ लोग किसी प्रकार देश तक वापस आ जाते थे, तो कुछ लोग उधर ही मर भी जाते थे, इतना बैड कंडीशन रहता था काम करने का, कड़ाई से काम कराया जाता था उनसे। तो ये है बेगर और बेगारी सिस्टम उसको बोलते हैं।
यानी उसमें पैसा नहीं दिया जाता है ज़्यादा, बस खाने पीने भर और काम ज़्यादा लिया जाता है। अब देखिए यहाँ सिविल डिसोबीडियंस तो मूवमेंट आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते ही होंगे, आशा है कि। तो सिविल डिसोबीडियंस ये जो आंदोलन था, लोगों को इसमें करना क्या था, तो इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, यानी विदेशियों का सहयोग नहीं करना था। सहयोग करने का मतलब क्या है, गांधी जी ने कहा था कि हम लोग ही उन्हें सहयोग कर रहे हैं, यानी वो व्यापारी हैं, उनके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं और इसलिए ही उनका सहयोग इस प्रकार से हो रहा है, तो वहाँ यहाँ पे टिके हुए हैं। यदि उनका प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे तो 1 साल के अंदर ही बताए थे वो कि 1 साल के अंदर ही कॉलोनियल रूल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनका बिक्री होगा ही नहीं। 1921-22 में ऐसा हुआ भी था कि 102 करोड़ जो विदेशी इंपोर्ट था, विदेश का सामान 102 करोड़ का आता था, खास करके कपड़ा, तो उस घट कर बिल्कुल 52 करोड़ हो गया था। यानी बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ा था कॉलोनियल लोगों के, यानी ब्रिटिशर्स लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन पर। यानी अब सिविल डिसोबीडियंस में क्या करना था कि आपको विदेशी सामानों का भी बहिष्कार करना था और विदेशी लोगों के नियम कानून को भी तोड़ना था, नियम कानून भी नहीं मानना था। जैसे फॉरेस्ट में जाने से रोक था, तो फॉरेस्ट में जाना है, जाएंगे। नमक यहाँ बनाने से रोक था, तो नमक भी बनने लगा था। उसके बाद अन्य जो भी नियम कानून थे, वो सारे नियम कानून, जैसे बागान में वर्कर थे, इंडियन लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 था, उसके तहत बागान से बाहर नहीं जाना था, तो वो भी बागान से बाहर जाने लगे थे। और नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोनों में अंतर आपसे कभी कभी पूछा जाता है। तो नॉन कोऑपरेशन में क्या करना था कि केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, विदेशी सामानों का। और इसमें जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विदेशी सामानों का ही बहिष्कार और विदेशी कानूनों का भी बहिष्कार। देखिए यहाँ फोर्स्ड रिक्रूटमेंट यानी जबरन बहाली करना। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे कि जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था 14 से 18, तो उस टाइम में फोर्स की बहुत ज़रूरत थी ब्रिटिशर्स को, तो जबरन गाँव में से लोगों को पकड़कर और सेना में भर्ती करते थे, लड़ने के लिए ले जाते थे। इससे बहुत ही लोग विरोध किए थे ब्रिटिशर्स लोगों का। देखिए यहाँ पे फोकलोर्स दिया है। फोकलोर्स का मतलब क्या है, जो भी परंपरागत या रीति रिवाज से संबंधित, यानी प्राचीन जो कहानियाँ हैं, और वो उन्हीं कहानियों को एक तरह से फोकलोर कहा जाता है। बहुत सारे राष्ट्रवादी जो नेता थे, देशभक्त जो थे, इस आइडिया को फैलाए थे ताकि अपना कल्चर यानी स्वदेशी कल्चर को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि विदेशियों ने हमारी संस्कृति को तहस नहस कर दिया है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने बहुत सारा देहाती कहानियों का संग्रह किया था और गांव-गांव में घूमकर, और जो भी पूर्वज थे उनसे दंत कथा जितनी प्रकार की थी सुनकर, और उसका एक संग्रह बनाया था। और साउथ इंडिया में एक नतेशा शास्त्री थे जिन्होंने तमिल फोकलोर लिखा था, तो ये चीज़ आपको याद भी होगा, हो सकता है आपने पढ़ा हो। तो मुख्य रूप से देश के अंदर अपने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था। अब देखिए यहाँ पे है गांधी इरविन पैक्ट, यानी गांधी जी और लॉर्ड इरविन में समझौता, वायसराय इरविन जो था। और मुख्य रूप से उसमें हुआ क्या इस समझौता में कि देखिए आपको याद होगा कि गांधी जी ने एक पत्र लिखा था वायसराय लॉर्ड इरविन को, और उसमें 11 डिमांड किया था और बोला था कि इस डिमांड को नहीं मानोगे 11 अप्रैल तक, तो 1930 में, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, उसको धमकाए थे। लेकिन वो मानने का तो इच्छुक था नहीं। उसके बाद गांधी जी दांडी में जाकर नमक बनाए थे, फिर वहीं से शुरू हो गया था आंदोलन। और आंदोलन को दबाने का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो प्रयास किया, तो बहुत सारे लोगों को मारा पीटा और 1 लाख लोगों को, सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया था। तो वो चीज़ आपको याद होगा। और उसके बाद इरविन ने कहा गांधी जी से
कि आप आंदोलन और ये सब ना करें, शांतिपूर्ण तरीक़ा से रहें और लंदन में चलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और वहीं पर मीटिंग होगा और बैठकर बात किया जाएगा। तो इस प्रकार का समझौता हुआ। गांधी जी ने उसके बात को इसलिए भी मान लिया था क्योंकि उनको जो 1 लाख पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो पकड़ाए थे उन्हें छुड़ाना था। वो बोला था कि बस आप गोलमेज कॉन्फ्रेंस में चलिए तो इन 1 लाख लोगों को हम छोड़ देंगे। तो इसलिए भी वो एग्री हो गए थे। और 5 मार्च 1931 को ये गांधी जी में और लॉर्ड इरविन में समझौता बना था। इसी को बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। अब देखिए यहाँ पे नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दा से संबंधित एक विचारधारा है, या कहिए कि एक आंदोलन है, जो कि मुख्य रूप से ये तो जन्म लिया था यूरोप से ही, और सबसे पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। आपको याद होगा फ्रांस की क्रांति कि पहली बार राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर में आई तो उन्होंने 1789 में फ्रांस का क्रांति कर दिया था। मुख्य रूप से ये जो राष्ट्रवादी लोग थे ये नियम कानून लिखित चाहते थे। इनका था कि लिखित नियम कानून हो और राजा या मोनार्क के हाथ में जो पूर्ण शक्ति थी सरकार की वो ना हो, जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार चले और जनप्रतिनिधि से राय लेकर ही मोनार्क या राजा हो भी तो शासन चलाए। और नेशन स्टेट का जो है मुद्दा नेशनलिज्म के भावना आने के बाद ही आई थी कि हमारा एक नेशन स्टेट हो, कहने का मतलब एक फिक्स्ड बाउंड्री वाला देश हो और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो मुख्य रूप से शॉर्ट में यदि इसका जाने मीनिंग तो देश के प्रति प्रेम की भावना, यही है राष्ट्रवाद। लेकिन राष्ट्रवाद का इस चैप्टर की बात करें तो बहुत ही व्यापक अर्थ हो जाता है, यानी राष्ट्रवादी लोगों के अंदर क्या क्या विचारधारा होना चाहिए। जैसा कि हमने अभी बताया कि एक लिखित संविधान का डिमांड करते थे, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा गवर्नमेंट चलने का बात करते थे, और मोनार्क या राजा के पावर को सीमित करना चाहते थे, और देश को नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, और रिपब्लिक का स्थापना करना चाहते थे। तो राष्ट्रवाद की भावना जगने के बाद राष्ट्रवादी लोगों के अंदर ये सारी विचारधाराएं आई थी। अब यहाँ पे सत्याग्रह है। अब ये सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा बताया गया तरीका है। तो सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ सत्याग्रह किया था, और बाद में 1915 में जब भारत आए तो यहाँ उन्होंने सत्याग्रह वाले मेथड को इंट्रोड्यूस किया, इसको बताया। और मुख्य रूप से यह है क्या, इसमें गांधी जी ये कहते हैं कि यदि आपका कारण सही है, कारण आपका सही है, और यदि आपको दबाया जा रहा है तो आपको दबाने वाले लोग के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। उसके जो इंटरनल कंसाइंस है, जो अंतरात्मा है, उसको प्रभावित करने का प्रयास करना है, ताकि वह खुद ही आपको दबाना छोड़ देगा और उसके अंदर ही चेंज आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। तो इस तरह का यह मेथड था। यानी कोई भी ऑपरेसर आपको ऑपरेस कर रहा है तो आप डरिए भी मत और उसका जुर्म को बर्दाश्त भी मत कीजिए, लेकिन उसके खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करना है और किसी तरह का हिंसा नहीं करना है। और एक सत्याग्रही जो है इसी प्रकार से युद्ध को जीत सकता है, ऐसा उनका मेथड था। और इसमें सत्य पर बल दिया जाता है कि सही कारण होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे खलीफा जो है, खलीफा जैसा कि आपको मालूम होगा कि तुर्की का राजा था और स्पिरिचुअल हेड था, आध्यात्मिक गुरु था मुसलमानों का, और किस प्रकार से हार गया था युद्ध में जो है अंग्रेज़ों से। तो अंग्रेज़ लोग इस पर हर्षफुल ट्रीटी लगा रहे थे, यानी बहुत कठोर संधि लगा रहे थे, जिसके खिलाफ में जो है खिलाफत कमेटी बना था यहाँ पे इंडिया में। मोहम्मद अली और शौकत अली बनाए थे ये अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए, आपको याद होगा। तो देखिए अब आगे में है रॉलेट एक्ट। वास्तव में रॉलेट एक्ट ये 1919 यानी 1919 में पास हुआ था इम्पेरियल लेजिस्लेटिव के द्वारा।
तो इंडियन मेंबर्स इसका विरोध भी किए थे, उसके बाद भी पास हो गया था। एकदम बिल्कुल काला काला कानून था यह। अब जैसे कि आज क्या है कि आज़ाद भारत में कि पुलिस यदि किसी क्राइम का आप संदिग्ध हैं, आप पर शक है, तो आपको पूछताछ करने के लिए पकड़कर और ले जा सकती है पुलिस, और 24 घंटे तक अपने थाने में रख सकती है पूछताछ के लिए, और 24 घंटा के बाद उसको ट्रायल करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको जज के सामने पेश करना पड़ेगा। जज यदि कहता है कि ये व्यक्ति दोषी है तो आपको जेल होगा या जो सज़ा दिया जाएगा सो होगा। जज कहता है कि निर्दोष है, इसे छोड़ दिया जाए, तो पुलिस को देन एंड देयर तुरंत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 24 घंटे तक ही पूछताछ का समय है। लेकिन इस रॉलेट एक्ट में क्या था कि जैसे पुलिस किसी को पकड़ेगी, किसी क्रांतिकारी को, तो वो 2 साल तक बिना ट्रायल का पूछताछ के नाम पर रख सकती है। यानी जज के सामने ले भी नहीं जाएगी, मुकदमा भी नहीं चलाया जाएगा, और इसी प्रकार 2 साल तक अपने अंडर में रख सकती है। और रखने के बाद क्या करेगी पुलिस, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फोर्सफुली ट्रीट करेगी। तो ये बहुत ही गलत कानून था, और इसके खिलाफ भारतीय जो सदस्य थे उन लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी पास हो गया था। और इसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह भी हुआ था पंजाब में, आपने पढ़ा होगा। और किस प्रकार से लोगों ने जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको जो है बहुत तहस नहस किया था, जैसे पोस्ट ऑफिस हो या बैंक हो, तो इस तरह की चीज़ों को। और उसके खिलाफ ब्रूटल रिप्रेशन जो है गवर्नमेंट जबरन दबाने का प्रयास की थी, और लग गया था आपको ये जो है कानून लग गया था बहुत कड़ा, और जनरल डायर को कमांड संभालने को दे दिया गया था, तो आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ पे जालियांवाला बाग मास्करे, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है रॉलेट सत्याग्रह से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जनरल डायर जो था, जनरल डायर को कमांड जो संभालने को दिया गया था शांत करने के लिए लोगों को, तो उसने ही इस कांड को कराया था। देखिए इसमें क्या था, जालियांवाला बाग एक ऐसा स्थान है जिसमें जो बहुत ऊंचे ऊंचे चारदीवारी से घिरा हुआ है और अमृतसर में है, और इसमें एक ही इंट्रेंस या एग्जिट पॉइंट है, कहने का मतलब एक ही दरवाज़ा है। तो 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग में। कुछ लोग जो है बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे पंजाब में, और कुछ लोग जो है जो अंग्रेज़ों की ये बढ़ती जा रही थी भारत के लोगों पर अत्याचार, उसके खिलाफ मीटिंग कर रहे थे। क्योंकि लोगों को ये पता नहीं था कि ये मार्शल लॉ लगा हुआ है। यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया गया था कि किसी को भीड़ नहीं लगाना है, एक जगह रहना नहीं है। वो देहाती क्षेत्र में था तो उधर पता नहीं था, तो लोग इकट्ठा थे, और जनरल डायर को कमान दिया गया था। जनरल डायर गया और अमृतसर का एंट्रेंस पॉइंट को, उस जालियांवाला बाग को का एंट्रेंस पॉइंट को बंद करा दिया। अब लोग एंट्रेंस एग्जिट कर नहीं सकते हैं, और चारों तरफ से गोली चार्ज करा दिया। बहुत सारे लोग मारे गए और घायल भी हुए। तो यह बहुत ही दुखद और बुरा घटना है भारतीय इतिहास में, और इसी को कहा जाता है जालियांवाला बाग मास्करे, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए अब यहाँ पे नन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर रहा है। तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, यह नन कोऑपरेशन यानी असहयोग, असहयोग एक आंदोलन बन गया। कैसे? तो गांधी जी ने अपना एक प्रसिद्ध किताब लिखा था 1905 में। उस किताब का नाम है हिंद स्वराज, और उस किताब में उन्होंने यही लिखा था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये तो आए थे हमारे ऊपर शासन करने नहीं, व्यापार करने आए थे, व्यापारी हैं, लेकिन हम लोगों ने इनका सहयोग किया, हम लोग इनका सामान खरीदते गए, और हम लोग यदि सहयोग नहीं करें, इनका सामान नहीं खरीदें, इनका बिक्री ही नहीं होगा, 1 साल के अंदर ये भाग जाएंगे जब घाटा होगा पूर्ण रूप से। तो बहुत अच्छा ये मेथड सुझाए थे, और उन्होंने इस बात को कलकत्ता सेशन में पास करा लिया था कि ठीक है, हम लोगों को क्या करना है कि इस तरह का आंदोलन करना है, और हम लोग अंग्रेज़ों के सामान का बहिष्कार करेंगे, कोई खरीदेंगे नहीं सामान, और जितने भी हम लोगों को टाइटल्स दिए हैं अंग्रेज़ों ने, टाइटल्स को भी लौटा देना है। और 1921 में जनवरी में स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन। तो यही असहयोग आंदोलन है, और इसमें मुख्य रूप से अंग्रेज़ों के जो सर्विसेज थे और गुड्स थे उनको बहिष्कार करना था, टाइटल्स को भी लौटाना था,
पहला प्लान था कि टाइटल्स लौटाएं जो भी मिला है, जैसे रविन्द्रनाथ जी को भी कवि गुरु का टाइटल मिला था वो लौटा दिए थे। और उसके बाद यदि जो भी सर्विस कर रहे हैं, आर्मी में हो या पुलिस में हैं या कोर्ट कचहरी में या स्कूल में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, सब काम छोड़ दीजिए अंग्रेज़ों का, कोई सहयोग मत कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में भी चौकीदार वगैरह छोड़ दिए थे अपना काम, और चौकीदारी टैक्स भी देना लोग छोड़ दिए थे। और फॉरेन गुड्स का भी बहिष्कार करना है। और जब गवर्नमेंट ये सब करेगी, इस पर दबाएगी, तो तब हम लोगों को आंदोलन का रूप धारण करके और ज़बरदस्त जो है डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन करना है। और ये आंदोलन इस प्रकार से जो है लॉन्च किया गया था। और ऐसा होगा तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, दबाएगी सरकार तो लॉन्च करना है, और किया गया था। तो ये आंदोलन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पे देखिए स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब ये होता है अपने देश का। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है क्या था, तो ब्रिटिश का जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट्स को क्या करना है कि बाइकाट करना है, और ताकि अपने जो घरेलू उत्पाद हैं उनका बिक्री ज़्यादा हो। जैसे कपड़े के क्षेत्र में लिया जाए तो अंग्रेज़ों का कपड़ा जो है इतना वो लोग सस्ता बेचते थे, और उनका कपड़ा थोड़ा मील का बुना हुआ रहता था, तो सस्ता में प्रोडक्शन होता था, कम समय में ज़्यादा हो जाता था, तो बेचते थे। जिससे घरेलू जो है खादी उद्योग समाप्ति कगार पर था। या अन्य भी जो बहुत सारी चीज़ें थी जो भारत में जो है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पर बनता था या हाथ से बनाया जाता था, तो बहुत मेहनत पड़ता था, मजबूरन महंगा बेचना पड़ता था, और वे लोग सस्ते बेचकर समाप्त किए थे। स्वदेशी आंदोलन ये था, बंगाल में तो बहुत दिनों तक चला था, कि स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और अपने देश के वस्तुओं को ही खरीदना। अब नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी ऐसा किया गया था, और खादी उद्योग बहुत ऊपर चला गया था उस टाइम में, बहुत ज़्यादा जो है खरीद हुआ था। लेकिन छोड़ना पड़ा था भारत के लोगों को इसलिए क्योंकि खादी उतना सस्ता था नहीं, और इस प्रकार से विदेशी जो सेवाओं का भी बहिष्कार किए थे लोग, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और ये सब कोर्ट कचहरी और सेना का काम। अब भारतीय लोगों का तो ये सब चीज़ें था नहीं, व्यवस्था था नहीं, कितना दिन रह पाते बेरोजगार, मजबूरन फिर से काम ज्वाइन करना पड़ा, और फिर से विदेशी कपड़ों की भी खरीद करनी पड़ी, तो ये आंदोलन समाप्त हो गया था। नहीं तो ये बहुत अच्छा आइडिया था। अब देखिए यहाँ पे है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का पुनर्व्याख्या, फिर से जो है व्याख्या करना और समझना। देखिए बात क्या है कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे हमारे इतिहास को डिफरेंट टाइप से करके और जो है पेश किए थे, और उन लोगों का ये भी मानना था कि भारत के लोग उतने योग्य हैं भी नहीं कि अपने ऊपर शासन कर सकते हैं, या इनको शासन करने का तरीका आ सकता है। और भारतीय लोग भी लंबे समय से विदेशियों का गुलाम रहने के चलते उनके अंदर हीन भावना आ गई थी, वो अपने आप को कमज़ोर समझते थे और विदेशी लोगों से बहुत डरते थे, और सोचते थे कि इनको हम कभी हरा नहीं पाएंगे, हमसे बहुत बहादुर हैं। तब जो है भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अपने प्राचीन इतिहास की तरफ देखा, जबकि भारत स्वतंत्र था, जबकि यहाँ एक से एक बहादुर राजा महाराजा हुआ करते थे, और हम कला में, संस्कृति में, और हम जो है वास्तुकला में यानी गृह निर्माण में बहुत आगे थे, और हमारा व्यापार भी फला फूला था और विदेशों से व्यापार करते थे। तो भारत सोने की चिड़िया थी जैसा कहा जाता है, यानी कहने का मतलब भारत बहुत धनी देश था और संपन्न देश था। तो हमारे पास आइडियाज़ भी बहुत थे, हमारे पास मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह सब कुछ बढ़ा चढ़ा था, हमारा ट्रेड भी बढ़ा चढ़ा था। तो उन चीज़ों को फिर से जो है लिख कर और उसके तरफ ध्यान देकर, और लोगों को ऐसा लोगों के अंदर भावना जगाया गया कि आप अपने इतिहास से गौरवान्वित महसूस करें, गौरव महसूस करें, अपने आप को दब्बू और कमज़ोर और विदेशियों से हारा हुआ न समझें। तो ऐसा काम किया गया, हिस्ट्री का री इंटरप्रिटेशन करके, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके, समझे। तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा था, यानी एक तरह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना ऐसा करके क्रिएट किया गया था। अब यहाँ पे है स्वराज। स्वराज यानी अपना राज। स्वराज का मतलब क्या है? अपना शासन होना देश पर, किसी विदेशी का शासन न रहे। तो स्वराज के चलते ही तो विभिन्न प्रकार के आंदोलन और सत्याग्रह और ये सब धरना प्रदर्शन और मारपीट, क्रांति क्या क्या हुआ। लेकिन स्वराज जो है इसका अर्थ सब लोग नहीं समझ पाते थे सही तरीके से। जिसको जो कष्ट था, जैसे जो किसान है उनको टैक्स जो है पे करने का पैसा नहीं है,
तो सोचते थे कि टैक्स माफ़ हो जाएगा तो हमको आज़ादी मिल जाएगा। जो भी लोग किराए पर खेत लेके खेती करते थे, ज़मींदारों को टैक्स उनको नहीं देना पड़े या किराया नहीं देना पड़े, तो सोचते थे कि वही हो जाएगा तो स्वराज हमारे लिए वही है। आदिवासियों को जंगल में जाने से रोका गया था, उनको जंगल में जाने को मिल जाएगा, वो उसी को स्वराज समझते थे। जो भी धनी किसान थे उनके प्रोडक्ट्स का दाम जो है, जो कमर्शियल क्रॉप्स का खेती करते थे तो उसका दाम गिरा हुआ था, तो वो सोचे कि उसका दाम जो है बढ़ जाएगा तो हमारे लिए वही स्वराज है। तो इस प्रकार से आपका एक पॉइंट है बुक में जिसका हेडिंग है डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। तो उस चीज़ को आप समझेंगे तो उसमें दिया है कि किस प्रकार से सब लोग स्वराज का अलग अलग अर्थ ले रहे थे, लेकिन सब लोग यही सोच रहे थे कि स्वराज का मतलब हमारे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। तो यह 1920 में ही आइडिया जो है क्रिएट किया गया था और इसका मतलब तो यही था कि सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन भारत की जनता थोड़ा अशिक्षा के चलते स्पष्ट रूप से इसका अर्थ नहीं समझ पा रही थी और इसलिए कन्फ्यूजन हुआ था। अब देखिए यहाँ पे साइमन कमीशन दिया हुआ है। साइमन कमीशन का मतलब क्या है? एक आयोग है, यह प्रशासनिक आयोग, स्टैट्यूटरी आयोग, यानी कहने का मतलब है ये संवैधानिक जो है आयोग है। कहने का मतलब भारत में जो है जिस तरह का शासन चल रहा था तो उस शासन का देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति को हेड बनाया गया था। उनका नाम था सर जॉन साइमन और उनके अंडर में और 3-4 लोगों की एक कमेटी थी। और यह कमेटी इसलिए भारत आने वाली थी क्योंकि भारत में बहुत क्रांति और उथल पुथल रह रहा था, शांति नहीं रह रहा था। तो यह आयोग जो थी यहाँ के नियम कानूनों का इंटरप्रिटेशन और देखभाल करने वाली थी। जो कोई नियम कानून में बदलाव होता वो करने वाली थी। लेकिन इस आयोग के एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसलिए भारत के लोग बड़ा इसका विरोध किए थे। और जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो या अन्य कोई पार्टी हो, सभी लोगों ने विरोध किया था। 1928 में यह आयोग जो है भारत में आया तो गो बैक साइमन का नारा लगाया लोगों ने और इसका विरोध किया। यहाँ पे देखिए सॉल्ट लॉ क्या है, नमक कानून। वास्तव में बात ऐसा था कि नमक की ज़रूरत तो सबको है भाई, चाहे गरीब हो या धनी हो। और ब्रिटिश सरकार ऐसा कर दी थी कि भारत में नमक नहीं बनेगा। भारत में नमक यदि बनता था तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती थी। यानी उसका मोनोपोली ये था कि हम विदेश से नमक लाएं, अपने देश से बना करके और भारत में बेचें और खूब ज़्यादा पैसा कमाएं। लेकिन आपको याद होगा कि किस प्रकार से गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, नमक सत्याग्रह, यानी साबरमती आश्रम से दांडी गए 78 जवानों के साथ। 24 माइल रोज़ चलते थे, 10 माइल रोज़ चलते थे, 24 दिनों तक चले और इस प्रकार से हज़ारों लोग वहाँ तट पर गए। गुजरात में एक तटीय क्षेत्र है दांडी, वहाँ नमक बनाया उन्होंने, नमक कानून को तोड़ा। इस प्रकार से किया तो फिर पूरे देश में जो है जगह जगह पर नमक बनाया जाने लगा और विदेशी नमक जो फैक्ट्रियाँ थी उसका पिकेटिंग किया गया, घेराबंदी किया गया और लोगों ने धरना प्रदर्शन किया उसके सामने। तो इस प्रकार नमक कानून को जो है बुरी तरह भंग किया गया था। और सॉल्ट लॉ जो हमने बताया वही था कि भारत में नमक नहीं बनेगा, टैक्स लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, तो इन पर भी हम लोग एक दृष्टि डालेंगे। साथ ही साथ 1885, तो 1885 में क्या हुआ था, तो पहली बार मीटिंग हुआ था भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी थी उसका गठन के लिए बम्बई में। 1905 में पार्टीशन हुआ था बंगाल का। पार्टीशन जो है ऑफिशियली रूप से अस्तित्व में आया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। पहले जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश सब एक ही में था, आपको मालूम होगा। अब देखिए 1906 में मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसका फॉर्मेशन हुआ था, वो पार्टी बनी थी। और देखिए 1918 में जो ऐसा हुआ था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के चलते जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों का दाम जो है बढ़कर दुगना हो गया था। 14 से 18 वर्ल्ड वार फर्स्ट था। और 1917 में महात्मा गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन किए थे ये गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और 1916 में बिहार के चंपारण में किए थे, नील के खेती करने वाले किसानों के जो है सपोर्ट में। और 1917 में गुजरात के खेड़ा में, क्योंकि किसान का क्या हुआ था कि फसल खराब हो गया था और एपिडेमिक भी आ गया था और किसान नहीं मूड में थे कि वो दे पाएँ ये टैक्स जो है गवर्नमेंट का।
तो टैक्स माफ़ी के लिए वहाँ पे सत्याग्रह किया था उन्होंने। और 1918 में महात्मा गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन फिर गुजरात में ही किए थे, अहमदाबाद में। जो मिल वर्कर्स थे, जो कपड़े में काम करते थे, कपड़े की मिल में, तो उनको काम ज़्यादा कराया जाता था और पैसा कम दिया जाता था। तो इस तरह से चाहते थे वो कि हमारा जो है वेजेज बढ़े और हमको जो ड्यूटी आवर है वो घटाया जाए। तो उन लोगों के सपोर्ट में आंदोलन किया था 1918 में। 1919 में रॉलेट एक्ट जो है पास हुआ था, अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया है, और उसके जो है खिलाफ में आंदोलन किया था लोगों ने। और देखिए यहाँ पर जो दिया है 10 अप्रैल 1919 को पुलिस जो है अमृतसर में फायर कर दी थी। 10 अप्रैल 1919 को लोग जो है रॉलेट सत्याग्रह इसको कहते हैं, और रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीक़ा से जुलूस जो है निकाल रहे थे, और उस शांतिपूर्ण जो है प्रोसीजन पर, जुलूस पर फायर कर दिया था पुलिस ने, और उसके बाद मार्शल लॉ लग गया था, जिसके चलते जो है, जिसके बाद जालियांवाला बाग मास्कर हुआ था, जैसा कि आपने कुछ देर पहले सुना है। और मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनाया गया था बम्बई में। खलीफा पर जिस तरह से कठोर ट्रीटी लगाया था अंग्रेज़ों ने, तो उनका विरोध करने के लिए, अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली थे बम्बई में, खिलाफत कमेटी बनाए थे। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और सितंबर 1920 में कांग्रेस की बैठक हुई थी कलकत्ता में, और उसी में जो है निर्णय लिया गया था कि असहयोग आंदोलन किया जाएगा और खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में। वास्तव में गांधी जी खिलाफत जो कमेटी बन रहा था, तो खिलाफत वाले मुद्दे का फ़ायदा उठाना चाहते थे और हिंदू मुस्लिम को एक साथ मिला करके आंदोलन करना चाहते थे। तो इसमें यह हुआ था कि वे लोग खिलाफत आंदोलन करेंगे और कांग्रेस पार्टी नन कोऑपरेशन मूवमेंट करेगी उनके सपोर्ट में। 1920 में महात्मा गांधी जी जो है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन गए थे और नन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का बैठक हुआ था नागपुर में, और वहाँ पे नन कोऑपरेशन प्रोग्राम को स्वीकार किया गया था, ये प्रोग्राम किया जाएगा। क्योंकि नन कोऑपरेशन वाला आइडिया जो आया था, तो बहुत सारे लोग जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव का चुनाव लड़ना चाहते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, तो उसी एक्ट के तहत भारतीयों को चुनाव लड़ने की छूट मिली थी। तो बहुत सारे लोग मास मूवमेंट करते करते थक गए थे और चाहते थे कि हम लोग क्या करें, तो हम लोग भाग लें काउंसिल इलेक्शन में। तो आपस में सहमति नहीं बन पाई थी कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों में। कांग्रेस पार्टी में जो है दो तरह का गुट बन गया था। आपको याद होगा कि जो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, ये लोग काउंसिल इलेक्शन लड़ने के पक्ष में थे, और इन लोगों ने कांग्रेस के अंदर में ही एक स्वराज पार्टी बना लिया था। और बाद में नागपुर सेशन में जो है आपस में मिलान हुआ था और एग्री हुए थे नन कोऑपरेशन करने के लिए। 1921 में बहुत ही आया था आपको अकाल, और ये एपिडेमिक भी यानी हैजा रोग भी फैल गया था। 1920 में जो किसान थे, किसानों का आंदोलन हुआ था अवध में। किस प्रकार से अवध किसान सभा बना था, 300 ब्रांचेस तुरंत खुल गया था, और नाई धोबी बांध बनाया था लोगों ने। और बाबा रामचंद्र थे एक, जो अवध किसान सभा के नेता थे, जो कि फिजी में इंडेंचर लेबरर के रूप में थे, और बाद में भारत आ गए और इस प्रकार से इस समिति के हेड बने थे। और जब आंदोलन हुआ था, सहयोग आंदोलन, तो बहुत ही सपोर्ट किया था कांग्रेस का इन लोगों ने। लेकिन इनका मोटो डिफरेंट हो गया था, फिर भारतीय और ज़मींदारों का ही विरोध करने लगे थे, लूट पीट मारपीट करने लगे थे, और बाज़ारों को लूटना और जो है अनाज के ढेरों को लूट लेना, और कहते थे कि हम टैक्स नहीं देंगे क्योंकि गांधी जी ने कहा है। तो इस प्रकार जो कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर रहे थे ये लोग, तो कांग्रेस फिर इनके मुद्दों को बल नहीं देने लगी और इनसे पीछा हट गई। 1921 में जो आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी में जो है आदिवासी लोगों ने आंदोलन किया था, और इनका हीरो था अलौरी सीताराम राजू, यानी मुख्य नायक था। और सीताराम राजू ऐसा आदमी था कि गन शॉट से भी नहीं मरता था, प्रेडिक्शन सही करता था, ऐसा उसके बारे में मान्यता था। और 1924 में पकड़ लिया गया था वो, और उसको फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था, और उसके बाद से फोक हीरो बन गया वह। गांधी जी के विचारों से वो सहमत था, सीताराम राजू था, और कहता था कि असहयोग आंदोलन बहुत अच्छा है, नन कोऑपरेशन मूवमेंट अच्छा है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
लेकिन वो कहता था कि अहिंसा से देश आज़ाद नहीं होगा। लोगों को दारू पीने से मना करता था और खादी के कपड़े जो है पहनने को कहता था। अब देखिए 1921-22 की बात है। और अब देखिए यहाँ एक चीज़ और बता दें आपको 21 वाले में कि आंध्र प्रदेश में ये लोग आंदोलन क्यों किए, गुरिल्ला एक्टिविटी यानी छुप कर आंदोलन करना आदिवासी लोग, क्योंकि उन्हें जंगलों में जाने नहीं दिया जाता था। और फिर उन सोचे कि हमारा परंपरागत अधिकार को ये बैन किया जा रहा है और हमारा जीविका भी जंगल से ही है, तो वो चलने नहीं दिया जा रहा है। और इनसे जब बेगारी कराना शुरू किया गया, बेगारी ये कि मुफ्त में काम कराने लगे सड़क निर्माण में या घर निर्माण में, तब लोग आंदोलन किए थे। 21-22 में इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ हो गया था। पहले भी मैंने बताया है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था और 102 करोड़ इम्पोर्ट का जो है राशि था, 102 करोड़ की चीज़ भारत में आता था, घट कर सीधे 52 करोड़ हो गया था। और जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जी गांव-गांव घूमे थे अवध में किसानों का समस्या जानने के लिए, रामचंद्र जी भी साथ में थे। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करें और उसी समय में मोतीलाल नेहरू जी और CR दास ने इन दोनों लोगों ने मिल करके बनाया था स्वराज पार्टी। अब देखिए 1924 में अलौरी सीताराम राजू पकड़ा गया था, अभी मैंने बताया है, और उसको फांसी दे दी गई। 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन हुआ था, फिक्की नाम के संस्था का, जो कि व्यापारी वर्ग ने बनाए थे। किस प्रकार से आप पढ़े ही होंगे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास बिरला और यहाँ के इस तरह से बहुत बड़े बड़े जो व्यापारी थे। अंग्रेज जिस समय वर्ल्ड वार फर्स्ट लड़ने में बहुत ही बिजी हो गए थे, तो उस टाइम में भारतीयों का बिक्री काफ़ी बढ़ गया था। तब व्यापारियों को लगा था कि अंग्रेज जो नियम कानून लगाकर या किस प्रकार से जो है विदेशी वस्तुएं लाकर हमारे व्यापार को नहीं चलने दे रहे हैं, यदि ये भाग जाएंगे यहाँ से तो हमारा व्यापार बहुत चलेगा। तब उन लोगों ने कांग्रेस के आंदोलनों में भाग लिया था, आर्थिक सहयोग भी दिया था और ये सब पार्टियाँ भी अपना बनाई थी। और उसी टाइम की ये पार्टी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की गठन की गई थी। और अक्टूबर 1929 में ऐसा है कि लॉर्ड इरविन ने पहले ही बता दिया था कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, यानी भारत को अपना कानून बनाने का अधिकार देंगे। लेकिन यह झूठा था और कांग्रेस के जो गरम दल के नेता थे, रेडिकल्स थे, वो जानते थे और इसलिए वे लोग रेडिकल मूवमेंट के पक्ष में थे। अब देखिए अक्टूबर 1929 में अवध किसान सभा भी बना था, जिसके हेड जो है जवाहरलाल नेहरू थे और बाबा रामचंद्र और अन्य लोग थे, और इसके 300 ब्रांचेज देखते देखते हो गई थी। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस की बैठक हुई थी और पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को आज़ादी दिवस भी मना लिया गया था। किस प्रकार से झंडा फहराए थे वहाँ भारत के जो है क्रांतिकारियों ने, और मान लिए थे कि आज से हम लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जो है इकट्ठा हुए थे, तो गांधी जी बहुत चिंतित हुए कि लोगों का ध्यान जो है हमारे आंदोलन की तरफ नहीं है। अब हम लोगों को ऐसा एक मेथड सोचना पड़ेगा जिससे कि ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित हो। तब उन्होंने ज़्यादा लोगों का डिमांड कवर करते हुए एक 11 डिमांड किया था, वायसराय इरविन को पत्र लिखा था। जनवरी 31, 1930 गांधी जी जो है पत्र लिखा वायसराय इरविन को 11 डिमांड वाला। और अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ़ार खान को अरेस्ट किया गया था पाकिस्तान के पेशावर से, और पुलिस फायर कर रही थी और फिर भी लोग जो है इनके समर्थन में गलियों में जो है निकल आए थे। खून बह रहा है लेकिन फिर भी लोग समर्थन में हैं। 6 अप्रैल 1930 की बात है कि साल्ट मार्च गांधी जी दांडी के लिए रवाना किए थे और वहाँ पे नमक बनाए और फिर उन्होंने कानून को तोड़ा था। साल्ट मार्च साल्ट लॉ को तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। मार्च तो पहले ही निकाले थे। अब देखिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी था और साल्ट सत्याग्रह भी हुआ और गांधी जी दांडी मार्च किए और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन हुआ था। मार्च 5, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी और इरविन में समझौता हुआ था। ऊपर भी यह मुद्दा आया है, मैंने बताया है। दिसंबर 1931 में गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे लंदन में
और उसके बाद 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और गांधी इरविन समझौता भी हुआ और भारत का जनगणना भी हुआ था। और 1932 में कांग्रेस के आंदोलन को दबा दिया था सरकार ने और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। फिर 1932 के सितंबर में पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। वास्तव में भीमराव अंबेडकर का डिमांड ये था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही अंग्रेज़ों के सामने ही डिमांड कर दिया था कि हम लोगों को आरक्षण चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि हम लोग जिधर दलित लोग ज़्यादा रहेंगे, दलित लोगों का आरक्षित वह क्षेत्र रहेगा और खड़ा भी दलित होंगे इलेक्शन में और वोट भी केवल दलित ही करेंगे। तो गांधी जी इस बात के विरोधी थे कि वोट केवल दलित ही नहीं करेंगे, वोट सभी लोग करेंगे। और इसी मुद्दे पर गांधी जी और अंबेडकर में बहुत ही बहस हो गया था और फिर गांधी जी उनके खिलाफ बैठ गए थे आमरण अनशन पर। और फिर अंबेडकर और गांधी जी में इसी बात को लेकर समझौता हुई कि जो है आरक्षित रहेगा क्षेत्र लेकिन वोट सभी लोग करेंगे। तो इसी समझौता को बोलते हैं गांधी पूना पैक्ट। पूना में समझौता हुआ था। अब देखिए 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हो गया था और 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्योंकि अपना गति खो बैठा था। अब देखिए 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था और 1930 में भीमराव अंबेडकर ने एक पार्टी बनाया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन। और 1937 में इलेक्शन हुआ था प्रोविंशियल असेंबली का और 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड हो गया था फिर से। तो आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और यदि आपको ऐसा अन्य भी किसी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख कर हमें बता सकते हैं। और आगे भी आप देखते रहें इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।